संविधान, जय हिंद, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, हम लोग बहुत दिनों से आगाह करते आ रहे हैं कि धर्म के प्रति आस्था होना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन धर्मांधता में धर्म के हर सीमाओं को पार कर जाना और दूसरे धर्मों से घृणा करना, ये कितना खतरनाक हो सकता है, उसके दर्शन अब हमको होने शुरू हो गए हैं भारतवर्ष के अंदर। और इसी प्रकार से जैसा धर्म का ये खेल होता है, वैसे ही जाति का खेल होता है। इसीलिए सभी महापुरुषों ने यह कोशिश की कि देश को धर्मांधता में भी न झोंका जाए और न जातीय उन्माद में झोंका जाए। लेकिन इधर 10-11 साल से जिस प्रकार से हमने धर्म का अफीम चटाकर लोगों को धर्मांध बनाया और जाति का उन्माद फैला के जातीय संघर्ष को आगे बढ़ाया, ये कह के कि गर्व से करो हम हिंदू हैं, अब उसका खराब असर अब पड़ने दिखना शुरू हो गया। एक तरफ तो पूरे विश्व पटल में हम अकेले पड़ते जा रहे हैं। आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर वो पाकिस्तान, जिसको जब मुंबई बम अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने प्रतिकार नहीं किया था, पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया था, बड़ी निंदा की भारतीय जनता पार्टी वालों ने। लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान पूरे विश्व पटल पे अकेला पड़ गया था, अलग थलग पड़ गया था। आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसको लोन नहीं दिया था और लोग भारत के साथ खड़े थे। अमेरिका सहित पूरे विश्व के लोग भारत के साथ खड़े थे और कानूनी प्रक्रिया ने पूरी उसका पालन करते हुए कसाब को 4 साल के बाद फांसी दे दी गई थी उसी सरकार द्वारा। लेकिन इस बार जिस चीज का बड़ा बखान किया जाता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ पहलगांव के बाद, पहली बात तो यह है पहलगांव के अंदर जो हुआ घटना हुई, ये हमारी अकर्मण्यता थी, होम मिनिस्ट्री की अकर्मण्यता थी और वहां पे निरीह पर्यटकों को मौत के मुंह में झोंक दिया गया। लेकिन उसके बाद उसका श्रेय लेने के लिए एक ऑपरेशन सिंदूर किया गया। फिर उसके बाद जो हुआ आपको पता है। लेकिन प्रतिक्रिया में क्या हुआ कि पूरा विश्व पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि हमने वेट नहीं किया, इंटरनेशनल लॉस का वेट नहीं किया और हमने डॉजियर सौंपने के बजाय, सबूत सौंपने के बजाय हमने कह दिया कि पाकिस्तान ने किया और हमने अटैक कर दिया। फिर उसके बाद लड़ाई हुई, फिर उसके बाद चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया और तुर्की उनके साथ खड़ा हो गया। फिर उसके बाद अमेरिका ने कहा हमने युद्ध विराम कराया और हमारे माननीय मोदी जी उसका जवाब नहीं दे पाए और फिर आर्मी के अफसर से और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के अफसरों ने उसका जवाब दिया। हम अकेले थकेले पड़ गए। लेकिन चलिए, तो अंतरराष्ट्रीय जगत की बात है। हमारे हेमंतो शर्मा ने मोदी जी को बचाने के लिए कि वो बहुत ज्यादा उलझते चले जा रहे हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ जिसमें कहा गया कि 3 कांग्रेस की सांसद उन्हें दांत से काट सकती थी, उनका जीवन खतरे में था। जो प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाला था और जो किसी की चिंता नहीं करता था, डरता नहीं था, बचपन में जिसने मगरमच्छ को पकड़ लिया था, वो औरतों के काटे जाने से डर के लोकसभा के अंदर नहीं आया। मोदी जी फंस गए थे। ट्रेड डील के अंदर जैसे अमेरिका ने ये शर्त लगा दी कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और हमारे लाखों करोड़ों का नुकसान करवा दिया, और उसके बाद अपना सामान भारत के अंदर 0% टैक्स भेज के और भारत के अंदर जो 3% का टैक्स था उससे 25% करके और इस कंडीशन पे उसे 18 करने की सहमति देकर कि अगर रूस से आप तेल नहीं खरीदेंगे 18% करेंगे, वरना फिर 50% कर देंगे, हमें उन्होंने भी घेर लिया। तो लोकसभा के अंदर जो हुआ, जो अमेरिका के साथ हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, सब कुछ देखते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने मोदी जी को बचाने के लिए एक स्टेटमेंट दिया जिससे गोदी मीडिया को एक मौका मिल जाए और वो मोदी जी को संकट से निकाल लें। डायवर्जन टेक्निक। उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी असम की यूनिट ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक फोटो बनाई और उसमें दिखाया हेमंत बिस्वा शर्मा बिल्कुल एक आतंकवादी की वेशभूषा में हैं, बंदूक चला रहे हैं और सामने 2 मियाओं को गोली मार रहे हैं। और पहले भी वो स्टेटमेंट 3-4 दिन से दे चुके हैं, जब से मोदी जी खतरे में आए थे, कि मियाओं को अगर 5 रुपए दिए जाने हो तो 4 रुपए दो, इन्हें सताओ, इन्हें परेशान करो। लेकिन मोदी जी यहां से संसद से भाग के गए थे, वो मलेशिया गए थे और हेमंत बिस्वा शर्मा अपने
आका को बचाने के लिए आका को तो बचा ही नहीं पाए, उन्हें भी फंसा दिया और खुद भी फंस गए, क्योंकि मलेशिया भी एक मुस्लिम बाहुल्य देश है और वहां के प्रधानमंत्री को मोहिया मोत्रा जो टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और वो वाली फोटो लगा दी और उनको भी टैग कर दिया, जिससे उनके प्रधानमंत्री को भी मलेशिया के पता चल गया कि मोदी जी का एक मुख्यमंत्री इस प्रकार से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, और मोदी जी को भी वहां पे बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ा। तो मुस्लिम राष्ट्र भी कट गए, अमेरिका भी सबक सिखाने पे आ गया, यूरोप ने भी ट्रेड डील कर ली, ये सोचते हुए कि भारत की एक कंजम्पशन इकोनॉमी है, बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन नहीं होता, इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, तो अपना माल यहाँ ठेल दो। और चीन और पाकिस्तान और तुर्की और बाकी तो हमारे वैसे ही शत्रु बैठे हुए हैं। अच्छा, अब इधर ये जातीय हिंसा को बढ़ाया जो आज तक, जैसे यूजीसी बिल लाए तो सवर्णों को और ओबीसी और दलितों को आमने सामने खड़ा कर दिया, बांटो और राजनीति करो और राज करो वाली, अब वो उल्टा पड़ रहा है। आपने देखा कानपुर की 2 घटनाएं हैं और दोनों घटनाएं दिखाती हैं कि जातीय उन्माद कितना ज्यादा भड़क गया। एचडीएफसी बैंक जैसे एक प्राइवेट बैंक में, जो देश का करीब करीब सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर में, उसमें एक अधिकारी किसी से एक समूह में कहती हुई दिखाई पड़ रही है मैं ठाकुर हूं, और उसके बाद एक ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करती हैं, गाली का उपयोग करती हैं, जिसका मैं उपयोग यहां पे नहीं कर सकता, और वो वीडियो बन गया और पूरा वायरल हो गया। अच्छा, मानी बात है कि वो कहती है मैं ठाकुर हूं, और अरे भाई, ठाकुर हैं या ब्राह्मण है या दलित है या ओबीसी, हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस? जो आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के और हमारे समाज के जो नियम है, उसके पालन तो ठाकुर और ब्राह्मणों को भी करने पड़ेंगे, तो आपको भी करने चाहिए थे, लेकिन वो गाली बक गई और इस उन्माद में बक गई कि वो ठाकुर है और राजपूत हैं, क्योंकि उन्हें लगता था उत्तर प्रदेश के अंदर ठाकुरों का राज है, वो ब्राह्मणों को या दलितों को या ओबीसी किसी को भी सता सकते हैं। अच्छा, जिसके साथ ये घटना घटी वो ब्राह्मण था, तो उसमें भी यही पक्ष आया कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, शंकराचार्य के बटुकों की चोटियां खींची जा रही हैं, यज्ञोपवीत नोचे जा रहे हैं, उसी घटना की पुनरावृत्ति कानपुर के अंदर भी हुई। फिर उस लड़की ने, जो एचडीएफसी बैंक की अफसर थी, उसने स्पष्टीकरण दिया कि ये किसी ग्राहक के साथ मेरा झगड़ा नहीं हुआ था, एक ऐसी एम्प्लॉय थी जो एचडीएफसी बैंक में काम करती थी और उसी दिन रिजाइन करके रिलीव होना चाहती थी। वो बार बार आके उस परेशान कर रही थी कि रिलीव करो, और ऑफिस बंद होने के बाद 4:30 बजे उसका पति आता है और वो मेरे से अभद्र भाषा का कि मैं घर में निकाल दूंगा, इस तरह की बात करता है, इसलिए मैंने ये गाली दे दी। भाई, अगर वो आदमी कह रहा था, और आप जानते हैं हर बैंक के अंदर सीसीटीवी होता है, सारी चीज रिकॉर्ड हो जाती है, पुलिस को बुलाती और उसको अरेस्ट करा देती हैं अगर वो कोई अभद्र, लेकिन खुद गाली का उपयोग करना और इस बात का गर्वोन्नति करना कि मैं ठाकुर हूं और तुम्हें ठीक कर दूंगी, और गाली गलौज करना तो उचित नहीं था। लेकिन जाति और धर्म का उन्माद हमारे देश को कितना कमजोर हो रहा है, इसका एक उदाहरण कानपुर में दिखाई पड़ा। तो एक तो ये राजपूतों का ब्राह्मणों के ऊपर, फिर इसके बाद देखिए एक नई घटना कानपुर में फिर 24 घंटे के अंदर घटी है। एक ब्राह्मण गुटका किंग का बेटा 10 करोड़ की कार में शराब पिए हुए कार चलाता है और 10 लोगों को कुचल देता है, और 10 लोग, चलिए भगवान की कृपा है कि उसमें से किसी की मौत नहीं होती, वो घायल ही केवल होते हैं, और उसके बाद पुलिस एफआईआर में उसको बचाने का प्रयास करती है योगी जी के राज में, और उसके बाद पुलिस थाने में वो गाड़ी खड़ी कर दी जाती है, और ऐसा जैसे लोग आके उसको ऐसे देखते हैं जैसे 10 करोड़ की गाड़ी कैसी होती है, ये न करके एक शराब पिए हुए एक पूंजीपति का बेटा किस प्रकार से जनता को रौंद देता है। लेकिन योगी जी उसके घर में बुलडोजर नहीं चलाएंगे, उस तंबाकू के और गुटखे के व्यापारी के घर में, बल्कि उसे तो प्रोटेक्शन और उसको एफआईआर में बचाने का प्रयास हो रहा है। तो अगर इस प्रकार से कानून का दुरुपयोग होगा, शंकराचार्य के बटुकों का अपमान होगा, शंकराचार्य का अपमान होगा, दलितों का अपमान होगा, ब्राह्मणों का अपमान होगा, सबका अपमान होगा। जो रामजी लाल सुमन अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं और राज्यसभा के सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, अगर वो कोई स्टेटमेंट देते भी हैं तो कानूनी प्रक्रिया से उनको करना चाहिए, लेकिन करणी सेना के लाखों हजारों लोग उनके घर में आक्रमण करें और पुलिस कुछ न करे,
और कानूनी कार्रवाई ना हो और बुलडोजर न चलें और गरीबों के घर में बुलडोजर चलें, इससे तो कानून व्यवस्था पे प्रश्न उठता है। लेकिन एक मुद्दा तो ये कि हेमंत शर्मा ने मोदी जी को बचाने गए थे और खुद उनको भी फंसा दिया और खुद भी फंस गए। और दूसरा, जो धार्मिक उन्माद देश के अंदर बहुत बढ़ गया है, अब जातीय उन्माद भी देश को नुकसान पहुंचाने लगा है। तो जब तक हम 142 करोड़ लोग मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहेंगे और धर्म और जाति से ऊपर उठ के काम नहीं करेंगे, भारत माता का केवल नुकसान होगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, धर्म और जाति में मत उलझिए, हर चीज का विश्लेषण कीजिए। और जैसे आपको धर्म और जाति में उलझाकर भारत को अकेला थकेला छोड़ दिया गया है और अंदर से कमजोर कर दिया गया है, जिसकी चेतावनी हमेशा से हम देते आए हैं, आपने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए आज इस आश्रय विश्व हमारा शोषण कर रहा है और 4 महीने के बाद किसानों मजदूरों को पता चल जाएगा अमेरिका और यूरोप की ट्रेड डील हमारे देश के लिए कितनी ज्यादा हानिकारक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश है, ये एक अर्थशास्त्र के अध्यापक से सुन लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।